हेलो बच्चों, तो और आप सब कैसे हैं? सब बढ़िया, मस्त, बिंदास, झक्कास। चलिए यार, मैं भी मस्त। स्टार्ट करते हैं यार आज के हम लोग अपने इस लेक्चर को, जहां आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इसके बारे में सुना ना हो। वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि नीड्स है या फिर आपके स्कूल या बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार इस लेक्चर को, जहां हम लोग समझते हैं, बिल्कुल इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे कि यार ये वीबीटी क्या कहता है हमसे, वो क्या बतलाना चाहता है इस थ्योरी में। तो हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसे शॉर्ट में प्यार से हम कहते हैं वीबीटी। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वीबीटी जो हमें बतलाता है वो है कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। क्या बतलाता है? किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। अभी तक तो हम लोग यही जाने हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड आपका कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक ये दिया, एक ये दिया, एक एक का शेयरिंग हो गया सिंगल बॉन्ड, दो ये दिया, दो ये दिया, दो दो का शेयरिंग हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीन तीन का शेयरिंग हुआ तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये एक्चुअल में शेयरिंग होता कैसे, इस चीज़ को हम लोग वीबीटी में समझते हैं। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ रहता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर रहते हैं। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल में शेयरिंग कैसे हो रहा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली में कैसे बन रहा होता है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे वीबीटी में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वीबीटी आपको ये एक्सप्लेन करता है, वीबीटी एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा, उसके बारे में ही यह वीबीटी कहता है। तो चलिए एक एक करके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी वीबीटी के वो जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वीबीटी। चलिए वन बाय वन समझते चलते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट जो वीबीटी का है वो ये, वीबीटी ये कहता है कि जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से हो रहा है। कैसे हो रहा है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से हो रहा है। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, कोवेलेंट बॉन्ड इज formed by overlapping of atomic orbitals। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। पहला चीज तो समझ में आ गया कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉम। अब ओवरलैपिंग क्या होता है, कैसे हो सकता है, इसी चीज के बारे में अभी हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं पहले लिख देता हूं, फिर ये एक काम करता हूं मैं, ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल जो है ना, एक्सप्लेनेशन में यहीं से करते चलता हूं, ताकि आप लोग को यार वो पॉइंट के साथ साथ सारे पॉइंट क्लियर होते चले जाए। तो ओवरलैपिंग को चलो यार समझ लेते हैं पहले हम लोग। चलिए तो देखो, जैसे मान लो आपके पास हाइड्रोजन का फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, H2 का फॉर्मेशन। तो H2 क्या है, HH, दो हाइड्रोजन एटम आया पास पास और इस तरह से वो शेयर करके बॉन्ड बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। तो ये इसमें ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरह से हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, एक काम करते हैं, पहले हम लोग दोनों पॉइंट को, इस पॉइंट को समझने से पहले हम दो पॉइंट एक साथ पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम दो अच्छे से समझ लेंगे ओवरलैपिंग को। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो है ना वीबीटी का, उसको समझ लो आप लोग। ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या ओनली दोज की जगह पे आप कर लीजिए, ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो अब ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या मतलब है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए, जैसे अभी हम H2 का फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, H2 में हाइड्रोजन के दो एटम है ना। यहां पे आपका हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो आप लोगों को पता है, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन।
जो वैलेंस सेल आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है केवल वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1s1, इस हाइड्रोजन की भी बात करें तो इसके पास भी 1s1, मतलब और s का शेप कैसा होता है, s सब शेल का s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। ये भी हाइड्रोजन, इसका भी स्फेरिकल, ये भी 1s, ये भी 1s। अब क्या होगा, ये 1s एक दूसरे के क्लोज आता है और ये ओवरलैप कर लेता है, जिससे कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाता है। तो ओवरलैप का मतलब क्या हो गया, पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनटू ईच अदर, यानी एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के बीच क्या हो रहा है, पेनिट्रेशन हो रहा है, कुछ पार्ट कॉमन हो गया, तो इसे ही हम लोग कह रहे हैं ओवरलैपिंग। यहाँ पे दोनों 1s ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग हुआ, इसलिए ये ss ओवरलैपिंग कहला रहा है। क्लियर? तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया H2 का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल समझते हैं, Cl2 का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो Cl2 में Cl प्लस Cl है। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओगे क्या होता है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैं इधर अलग से लिख देता हूँ, नियॉन तक तो आप चलते चले जाओ, नियॉन तक 1s2 2s2 2p6 नियॉन, फिर 3s2 3p5 होता है। तो अब जरा मुझे आप बताना कि यहाँ पे क्लोरीन का जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ना, वो एक्चुअली में कौन सा है, क्योंकि अभी हम बताएं ये केवल ओनली हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब क्लोरीन का यदि हम देखें तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल कौन सा होगा क्लोरीन का, हाँ, तो क्लोरीन का यदि हम बात करें तो क्लोरीन का हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कौन सा है, तो यहां पे देखो नियॉन 10 फुलफिल्ड है 3s, ये 3s है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है ना। अब मुझे बताओ क्या ये वाला, क्या इस 3p में जो 3 ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं 1 2 3, क्या ये और ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे क्या, नहीं। क्यों, ये सब ऑर्बिटल जो दिख रहा है ना, ये सब आपका फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है। हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कौन है, ये वाला। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहे ना, जो बेचारा सिंगल है ना इलेक्ट्रॉन, केवल वही बॉन्डिंग में जाएगा, और जो पेयर्ड है पहले से, जो पहले से डबल है, उसको बॉन्डिंग में जाने की जरूरत नहीं है। तो जहां पे भी सिंगल दिख जाए तो वो पेयर होने के लिए, डबल होने के लिए क्या करेगा, ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यही कहना है इसका। जो सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, ओनली हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये सब पॉइंट समझ में आ गया ना, केवल आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड केवल ये वाला दिख रहा है ना, थर्ड वाला, तो केवल ये ऑर्बिटल ही आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ये जो अंदर का दिख रहा है ना फील्ड ऑर्बिटल, वो आपका पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे Cl2 में। Cl2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देखें, 1s2 पूरा नियॉन 3s2 3p5, यानी यहाँ पे Cl का जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करना है वो वाला 3p करने वाला है, 3p करने वाला है ना, और 3p का शेप कैसा होगा, ऐसा। फिर यहाँ पे दूसरा भी Cl है, तो इसका भी जो शेप होगा वो कैसा होगा, ऐसे, और ये एक दूसरे में ओवरलैप हो गया। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है, इससे ही आपका कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुआ, तो ये दोनों के दोनों p ऑर्बिटल थे, 3p थे, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे pp ओवरलैपिंग। समझ में आ रहा ओवरलैपिंग किस तरह से हो रहा है, और ये दो रूल क्या बतलाना चाहता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा हर एक चीज़। थर्ड एग्जांपल हम HCl का फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, जिसमें से आपका क्या हो रहा है, H और Cl। अब तुम ही लोग बता दो H का कौन सा ऑर्बिटल और Cl का कौन सा ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा, कौन कौन सा। तो हाइड्रोजन बेचारा 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है S सब सेल में, तो 1s1 ही। और क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल, तो ये 3p5 होता है ना, तो ये 3p जो ऑर्बिटल है ना, वही इसका ओवरलैपिंग में आएगा। तो देखो 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल होते हैं ना p सब सेल में, px py pz, तो आपको केवल p का कोई एक ऑर्बिटल जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है ना, केवल वो आएगा ओवरलैपिंग करने के लिए, जो कंप्लीटली फील्ड है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम केवल 3p लिखते हैं। तो चलो यार, अब यहाँ पे देखना ओवरलैपिंग किस तरह से होगा। हाइड्रोजन का 1s, तो हाइड्रोजन का 1s हम बना दिए, क्लोरीन का 3p बना दिए, और यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये s और क्लोरीन का p, इस तरह से ओवरलैपिंग हो गया। इस ओवरलैपिंग को हम कह देंगे sp ओवरलैपिंग। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन का आइटम था, ये क्लोरीन का आइटम था, तो HCl का बॉन्ड बन गया। तो HCl के बॉन्ड में कौन सा ओवरलैपिंग प्रेजेंट है, S
p ओवरलैपिंग। हाइड्रोजन का कौन सा वाला s, 1s, क्लोरीन का कौन सा s, तो 3p वाला यूज हो रहा है। समझ में आ रहा बात? तो इस तरह से हाइड्रोजन का 1s, क्लोरीन का 3p, दैट इज sp ओवरलैपिंग के वजह से HCl बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। Cl2 में ओवरलैपिंग कौन सा ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, pp ओवरलैपिंग के वजह से। इसी तरह से H2 में कौन सा ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, ss ओवरलैपिंग से। समझ में आया? तो अभी हम लोग ये दो चीज से समझे कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है और ओवरलैपिंग किस कंडीशन में होता है। क्लियर? अब थर्ड जो पॉइंट हम लोग VBT का पढ़ने वाले हैं ना, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो थर्ड पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, थर्ड पॉइंट, आप देखो, आपका ओवरलैपिंग तीन तरह का होता है। एक को पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहा जाता है, एक को निगेटिव ओवरलैपिंग कहा जाता है और एक को जीरो ओवरलैपिंग कहा जाता है। तीनों ओवरलैपिंग में क्या अंतर है अभी हम उसको समझेंगे। तीनों में से पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग, तीनों में से ओनली पॉजिटिव ओवरलैपिंग के वजह से ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग के वजह से कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद हम तीनों ओवरलैपिंग को समझ लेंगे। ओनली positive overlapping results in bond formation। केवल पॉजिटिव ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब पॉजिटिव ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, निगेटिव और जीरो का मतलब क्या, इसको हम लोग वन बाय वन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इधर साइड पॉजिटिव ओवरलैपिंग लिख देते हैं, यहां पर निगेटिव ओवरलैपिंग लिख देते हैं और एक थर्ड जो केस बन जाएगा वो हमारा जीरो ओवरलैपिंग, इसको भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, तो देखो जब एस के, समझना, जब एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ऑर्बिटल्स, एक्चुअली ऑर्बिटल्स की जो बात करते हैं या एक्चुअल में आता है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से। अब स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के बारे में आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो आप थोड़ा अलग से आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो साइन होता है, हर एक ऑर्बिटल्स का अपना एक साइन होता है और ये साइन एक्चुअल में स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से आता है। ठीक है, ये फेज को बतलाता है। ठीक है, क्रेस्ट एंड ट्रफ वेव्स में जो होता है उस साइन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो बाय द वे अभी आपको साइन से मतलब नहीं है, आपको बस ये याद रखना, जितना मैं बता रहा हूँ आपका काम हो जाएगा, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है। तो बस आप ये याद रखें, पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब जब सेम साइन वाले ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो उसे हम पॉजिटिव ओवरलैपिंग कह देंगे। तो यहाँ पे पहला एस, दूसरा एस, ये यदि आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इस तरह से जो ओवरलैपिंग होगा ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा और ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसमें और भी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मान लो हम S का पॉजिटिव वाला ले लिए और P का पॉजिटिव और एक साइड निगेटिव है। अब ये आपका बना दिया कुछ इस तरह से, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है अगर ये भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहलाएगा। क्यों? देखो S का पॉजिटिव, P का पॉजिटिव वाला पार्ट ओवरलैप करा। एक काम करता हूँ, पहले मैं एक ही चीज़ को, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। देखो P ऑर्बिटल में दो लोब्स होते हैं, एक लोब्स प्लस साइन होगा तो दूसरा लोब्स माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ क्लियर रखना यार, जो प्लस माइनस है ना वो चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बतला रहा है कि नेगेटिव का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पॉजिटिव नेगेटिव का एक्चुअल मतलब होता है ये वेव का फेज को बतला रहा है। एक्चुअली में वेव्स इस तरह से ट्रैवल करता है ना, तो इसको पॉजिटिव कहा जा रहा है तो इसको नेगेटिव कहा जा रहा है, ये एक्चुअल में मतलब होता है इसका। बाय द वे ये चीज़ आप नहीं भी समझ रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जितना भी काम का चीज़ है ना वो आपको समझा दूंगा बहुत ही ईजी वे में। तो यहाँ पे देखना ये पॉजिटिव, हाँ, तो ये एक काम करता हूँ मैं इस पॉइंट को नोट करके कहीं लिख देता हूँ। पहला पॉइंट क्या, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना, पॉजिटिव नेगेटिव डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है एंड नाइदर इट रिप्रेजेंट्स, और ना ही ये आपका नाइदर इट रिप्रेजेंट्स, और ये किसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है,
डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड नाइदर इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये ना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में कुछ बता रहा है। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि कहीं पॉजिटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ कम है, नेगेटिव जहाँ है इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं है। तो चलो यार यहाँ पे हम लोग पी में समझ लेते हैं। अब ये पॉजिटिव, अब इसको भी पॉजिटिव इसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो जब ये पॉजिटिव वाला पास पास आएगा और ओवरलैपिंग करेगा तो ये भी आपका पॉजिटिव ओवरलैपिंग का केस होगा। इसके अलावा यदि मान लीजिए S का निगेटिव और फिर S का निगेटिव पार्ट ओवरलैप करे तो ये भी इवन पॉजिटिव ओवरलैप का केस होगा। पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव वाला ओवरलैप करे, निगेटिव निगेटिव भी हो सकता है। कंडीशन है सेम साइन, प्लस प्लस भी चलेगा, माइनस माइनस भी चलेगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस प्लस ये सब नहीं चलने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, ये भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग का केस आ जाएगा। चलिए फिर इसके बाद इसी तरह से यदि हम P में बात करें माइनस प्लस, यहां पे जो ओवरलैपिंग होगा माइनस माइनस प्लस प्लस, तो ये भी जो ओवरलैपिंग यहां पे हो रहा है सेम साइन वाले पार्ट ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए ये भी पॉजिटिव ओवरलैप, और ये सारे पॉजिटिव ओवरलैपिंग आपके बॉन्ड बना सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अब हम लोग समझ लेते हैं निगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग क्या है। तो निगेटिव उम्मीद है यार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो फिर भी एक बार मैं समझा देता हूँ निगेटिव का मतलब। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट है और ये निगेटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव निगेटिव ये आपका निगेटिव ओवरलैपिंग, और ये आपका बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो ये और ये आपका बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता, ओनली इट कैन फॉर्म बॉन्ड। तो इसको आप लिखना हो तो लिख लेना, दीज ओवरलैपिंग्स आर अलाउड बट दीज ओवरलैपिंग्स आर नॉट अलाउड। ओके, इसी तरह से मान लीजिए हम पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव ले लिए, तो इस तरह से अब जो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर निगेटिव आएगा, तो ये भी ओवरलैपिंग क्या होगा पॉजिटिव निगेटिव। तो अब समझ में आ गया होगा उम्मीद है कि यार पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या, निगेटिव ओवरलैपिंग का क्या। अच्छा, इसमें एक और ओवरलैपिंग आएगा। ओवरलैपिंग इस तरह से भी होता है, इसके बारे में अभी हम आगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में चर्चा करेंगे। मान लीजिए पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये थोड़ा ओवरलैपिंग अलग तरीके से हो रहा है। ओवरलैपिंग अभी जितने भी हम एग्जांपल इससे पहले लिए ना, उसमें क्या हो रहा था यार, बिल्कुल आमने सामने से ओवरलैप हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग आमने सामने से नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल साइड से, एक ऐसा पी ऑर्बिटल है एक ऐसे पी ऑर्बिटल है, ये सामने से ओवरलैप कर रहे हैं साइड से। तो इस तरह के ओवरलैपिंग को हम लोग कहते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग। इसके बारे में अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो फिलहाल ये भी ओवरलैपिंग तभी पॉसिबल होगा जब पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रहा। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव चलता है। लेकिन यदि मान लीजिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव और ये पॉजिटिव ये निगेटिव और ये निगेटिव ये पॉजिटिव, यदि हम यहाँ पे ओवरलैपिंग की बात करें तो ये ओवरलैपिंग कैसा हो गया, निगेटिव। क्यों, पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ ओवरलैप कर रहा है, नॉट अलाउड, तो इसलिए ये निगेटिव ओवरलैपिंग है। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग किसको कहेंगे, तो देखिए ये आपके P है और मान लो S इस डायरेक्शन से आ रहा है और यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गया, तो दीज ओवरलैपिंग्स आर नॉट अलाउड, दीज आर कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग। नॉट अलाउड का मतलब यदि S और P आ रहे तो वो बिल्कुल आमने सामने से आएंगे तभी वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहलाएंगे। अदरवाइज ये ओवरलैपिंग जो है, जीरो ओवरलैपिंग मतलब इस तरह का ओवरलैपिंग होगा ही नहीं, तो इसलिए ये आपका जीरो ओवरलैपिंग का केस बन जाता है। इसी तरह से ये ओवरलैपिंग भले ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आ सकता है, पॉजिटिव निगेटिव, मान लो ये पॉजिटिव है फिर भी ये जीरो ओवरलैपिंग नॉट अलाउड। सेम वे में यहाँ पे कुछ भी साइन रहे, मान लो प्लस माइनस, यहाँ प्लस और माइनस भी रहता है फिर भी यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं माना जाएगा। थर्ड केस और क्या हो सकता है, मान लीजिए इस तरह से कहीं ओवरलैपिंग हो रहा हो, मान लो ये पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ पे भी जो ओवरलैपिंग हो रहा है दिस ओवरलैपिंग्स आर नॉट अलाउड, तो ये आपका जीरो ओवरलैपिंग का केस हो जाता है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग ये साइन के बेसिस पे हम बता दिए। इसमें से केवल कौन सा ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ओनली पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्लियर यहाँ तक। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े होगे आप लोग, सुने होगे, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड।
तो ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कहाँ से आता है, इसकी ही बात अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो देखो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में दो टाइप का ओवरलैपिंग हो जाएगा, एक को हम कहेंगे फ्रंटल ओवरलैपिंग या इसी को हम क्या कह देते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग, फ्रंटल या एक्सियल ओवरलैपिंग, और दूसरा होता है पैरेलल या साइडवेज ओवरलैपिंग। क्या मतलब है इसका, तो पहले हम लोग फ्रंटल को ही समझ लेते हैं। फ्रंटल ओवरलैपिंग होता है जब ओवरलैपिंग हो रहा हो, ओवरलैपिंग हो रहा हो along the same axis, along the same axis, सेम एक्सिस के along ओवरलैपिंग हो रहा हो तो उसे हम फ्रंटल या एक्सियल ओवरलैपिंग कर देते हैं। एग्जांपल समझते हैं। और फ्रंटल या एक्सियल ओवरलैपिंग जो होता है ना, वो आपको कौन सा बॉन्ड बनाता है, एक्सियल ओवरलैपिंग फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थ्योरी। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, यही सारी हम बात यहाँ पे करते हैं। अब तो देखिए मान लीजिए ये एस, ये एस, यदि हम दोनों का एक्सेस को ध्यान से देखें, ठीक है ना, दोनों का एक्सेस को ध्यान से देखें, इसका भी एक्सेस इधर, इसका भी एक्सेस इधर। एक्सेस का मतलब क्या, वो इमेजिनरी लाइन जो किसी चीज़ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसे हम एक्सेस कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन हम खींचे जिसको हम एक्सेस कह दिए, जो कि क्या किया है, इसको दो पार्ट में दोनों को डिवाइड कर दिया, तो इसलिए ये आपका एक्सेस हो गया। दोनों का जो एक्सेस है वो कॉमन है, और ये जो ओवरलैपिंग चल रहा है ना, ये भी सेम कॉमन एक्सिस के अलोंग चल रहा है। तो इस तरह से ओवरलैपिंग जो है इसको एक्सियल ओवरलैपिंग कहेंगे, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। या भी एक एग्जांपल लिए, इसी तरह से हो सकता है एस और पी। क्या जरा सोचो, क्या कोई कॉमन एक्सिस यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, बताओ, देखो ध्यान से देखो, कॉमन एक्सिस है कि नहीं, है ना। तो इसलिए ये यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुआ, अगेन इट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। बस एक्सिस कॉमन करना और कुछ नहीं, बस एक्सिस कॉमन, कॉमन एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग हो रहा, उसे ही हम सिग्मा बॉन्ड कह देंगे। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए ओवरलैपिंग कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ, ये P और ये भी P, यहाँ पे भी जो ओवरलैपिंग हो रहा है क्या सेम एक्सिस के अलॉन्ग ही हो रहा है, यस नो, यस यार, सेम एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा यार, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुआ दोनों के दोनों s ऑर्बिटल के बीच हुआ, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग से बना ये आपका ss ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे एक s और दूसरा p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बना वो sp ओवरलैपिंग से बना, जबकि यहाँ पे आपका दोनों के दोनों p ऑर्बिटल है, तो दोनों के दोनों p ऑर्बिटल है, pp ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग क्या कह देंगे, सिग्मा बॉन्ड। बात आ रहा समझ में। तो इस तरह से आपका ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। सेकंड जो है पैरेलल, या फिर हम इसे ही कहेंगे साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग, इसमें क्या होता है पैरेलल या साइडवेज ओवरलैपिंग में, समझना। पहले तो यहाँ पे लिख दीजिए ओवरलैपिंग अलोंग, यहाँ पे ओवरलैपिंग आपका किस डायरेक्शन में होता है, अलोंग द पैरेलल एक्सिस, यानी यहाँ पे एक्सिस पैरेलल होता है और उस पैरेलल एक्सिस के अबाउट आपका ओवरलैपिंग हो रहा होता है। कैसे इसको समझते हैं एग्जांपल से। पैरेलल ओवरलैपिंग कौन सा बॉन्ड बनाता है, पहले ही बता चुके हैं, बता दो यार बच्चों। पैरेलल ओवरलैपिंग फॉर्म्स, बोलो यार, पैरेलल ओवरलैपिंग फॉर्म्स पाई बॉन्ड। कैसे बनता है देख लेते हैं यार। ये p के ऑर्बिटल है, ये भी p के ऑर्बिटल है, दोनों का एक्सिस को यदि हम देखें ध्यान से, यहां पे इसका एक्सिस कुछ इधर से जा रहा है, इसका एक्सिस यहां से जा रहा है। क्या अब दोनों का एक्सिस सेम है क्या, नहीं, दोनों का एक्सिस बिल्कुल पैरेलल है, और यहाँ पे दोनों पैरेलल एक्सिस के अबाउट यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है। तो ऐसे ओवरलैपिंग को हम पैरेलल या साइडवेज ओवरलैपिंग कह देंगे, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो आपका पाई बॉन्ड कहलाएगा। ये आपका ओवरलैप पार्ट है।
अब यहाँ पे मत बोलना कि ऊपर भी ओवरलैपिंग हुआ नीचे भी ओवरलैपिंग हुआ तो 2 पाई बॉन्ड, नहीं, यहाँ पे 2 p ऑर्बिटल मिलके एक ही पाई बॉन्ड बनेगा। ऐसा नहीं कि भाई ऊपर और नीचे मिलके 2 काउंट करते हैं इसको, नहीं, इसको काउंट कितने करते हैं, एक ही करते हैं, ठीक है ना। ये मिलाकर एक ही पाई बॉन्ड बनाएगा आपका। और ये ओवरलैपिंग किस ऑर्बिटल के बीच हो रहा था, pp में ओवरलैपिंग हो रहा था, ठीक है। तो pp ओवरलैपिंग में आपका पाई बॉन्ड बनता है। अब एक सवाल आपसे मेरा होगा कि जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होता है, स्ट्रेंथ होता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में, कहाँ लगता है कि ज़्यादा ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रहा होगा। ओवरलैपिंग का मतलब सिंपली पेनेट्रेशन, जितना ज़्यादा पेनेट्रेशन होगा ऑर्बिटल्स के बीच में वो बॉन्ड उतना स्ट्रांगर बनेगा। एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या हो रहा था, बिल्कुल यार एक्सिस सेम था, सेम एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग चल रहा था, तो वहाँ पे पेनेट्रेशन ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पे बॉन्ड जो बनेगा वो स्ट्रांगर बॉन्ड बनेगा। लेकिन पैरेलल ओवरलैपिंग में क्या हो रहा है, जब समझो तो यार एक तो यार एक्सिस पैरेलल, बस ये किसी तरह से ओवरलैप कर पा रहा बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत, तो इसलिए पैरेलल ओवरलैपिंग में ना ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसलिए जब बॉन्डिंग, यदि हम स्ट्रांग और वीक की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड जो होगा ना ओवरलैपिंग ज़्यादा और इसीलिए बॉन्ड स्ट्रांगर बनेगा। समझ में आ रहा है। तो इस पॉइंट को मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, extent of overlapping in axial overlapping, in axial overlapping is greater than parallel overlapping, पैरेलल ओवरलैपिंग से ज़्यादा हो रहा है, हैंस ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग ज़्यादा है पैरेलल ओवरलैपिंग से, जहाँ ओवरलैपिंग ज़्यादा वो बॉन्ड स्ट्रांगर बनेगा यार, इसलिए सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांगर देन पाई बॉन्ड। और दूसरी बात यदि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांगर है तो मोर रिएक्टिव कौन होगा, जरा सोचो और बताओ, मोर रिएक्टिव कौन होगा। तो सिग्मा बॉन्ड आपका क्या हो गया, स्ट्रांगर बॉन्ड हो गया, तो क्या वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहेगा, क्या उसके लिए आसान होगा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना, नहीं, स्ट्रांग है ना यार, तो उसको तोड़ने में बहुत एनर्जी लग जाएगा, इसलिए उसका रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो बस इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिएक्टिविटी की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड विल बी मोर रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड। कौन ज़्यादा आपका रिएक्टिव होगा, पाई बॉन्ड होगा। क्लियर है ये चीज़। इसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ नोट करके, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग या फिर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग आपके पास तीन ऑप्शन है, एसएस ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग और एसपी ओवरलैपिंग। कहाँ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग कहाँ होगा, एसएस में या एसपी में या पीपी में, ज़रा सोचो और बताओ। तो देखो यदि आपके पास पीपी ओवरलैपिंग भी है, एसपी ओवरलैपिंग भी है और एसएस ओवरलैपिंग भी है, सबसे स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग कहाँ होगा। तो ओवरलैपिंग का मतलब सिंपली पेनिट्रेशन, जहाँ पे पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा ऑर्बिटल्स के बीच में वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, वहाँ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा। सब खुद से सोच कर बता सकते हो, यदि दो एस ऑर्बिटल आ जाएं तो वहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, या फिर दो पी ऑर्बिटल आएंगे तो वहाँ ज़्यादा होगा। तो देखो पी ऑर्बिटल्स में इस तरह से ओवरलैपिंग हो रहा है, एस पी में एक एस है और एक पी है, और एस में दो इस तरह से है। कहाँ लगता है ओवरलैपिंग ज़्यादा, कहाँ पे पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा। तो थोड़ा ध्यान से इसको सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीपी में जो ओवरलैपिंग है ना, पीपी में दोनों पी ऑर्बिटल, वहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा, एलोंगेटेड शेप है ना ये। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपको एक नाइफ़ दिया जाएगा, तो नाइफ़ क्या होता है, नुकीला होता है सामने से, ये पेन भी देख सकते हो। जैसे इसको हम छोड़ेंगे तो मान लो नीचे रेत रखा हुआ फॉर एग्जांपल, तो यदि हम छोड़ेंगे तो ये रेत के अंदर ज़्यादा जाएगा ना। क्यों ज़्यादा अंदर जाएगा, ये डेप्थ में क्यों जाएगा, क्योंकि पॉइंटेड एंड है, ये इलोंगेटेड शेप है, तो इसलिए ज़्यादा अंदर तक जाएगा। लेकिन यदि मान लो आपको हम बॉल दे दिए सेम वे में और बॉल को हम बोले छोड़ो, तो क्या बॉल बहुत अंदर तक जाएगा रेत में, सैंड में, नहीं ना,
ज़्यादा तक तो अंदर तक नहीं जाएगा। इसका मतलब जो पेनिट्रेशन पावर है ना वो नाइफ में ज़्यादा है देन बॉल। तो सेम वे में यहाँ पे एस और पी सबसेल की हम बात करें तो पी सबसेल में पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, इसलिए पीपी ओवरलैपिंग ज़्यादा देन एसपी, और एसएस में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे कम होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं ना ओवरलैपिंग के बारे में पढ़े, यही वीबीटी यही सब चीज़ों के बारे में बतलाता है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो क्या देखें, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फिर हम आगे क्या देखें, ओवरलैपिंग किस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के होते हैं, ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और इसके बाद हम लोग क्या देखें, केवल वैसे ही ओवरलैपिंग होंगे जो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, ओनली पॉजिटिव ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग आपका बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। फिर हम लोग नेक्स्ट देखा टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में हमने देखा कि ओवरलैपिंग दो तरीके से हो सकता है, एक एक्सियल या फ्रंटल जहाँ कॉमन एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग होता है, और दूसरा पैरेलल या साइडवेज ओवरलैपिंग जहाँ दो पैरेलल एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग हो रहा होता है। तो यहाँ पे पैरेलल ओवरलैपिंग में दो पैरेलल एक्सिस के बीच में होता है, आमने सामने तो नहीं होते, इसलिए पैरेलल ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वीक होता है, बॉन्ड वीक बनते हैं। और सिग्मा बॉन्ड में एक्सियल ओवरलैपिंग से फॉर्मेशन हो रहा होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है और लेस रिएक्टिव, जबकि पाई बॉन्ड मोर रिएक्टिव हो जाता है। क्यों? बॉन्ड वीक है, इसलिए जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया वीबीटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इसके बाद जो टॉपिक आता है वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले आप ये नोट कर ले, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं।